देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का एक औजार है जिसका इस्तेमाल करके शैक्षिक तकनीकी के बड़े लक्ष्यों को पाया जाता है। यानी शिक्षण तकनीकी क्या है? शैक्षिक तकनीकी का एक औजार है जिसका इस्तेमाल करके शैक्षिक तकनीकी के बड़े लक्ष्यों को पाया जाता है। शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीकी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि शिक्षा एक बहुत बड़ा घर है। शैक्षिक तकनीकी घर बनाने का पूरा प्लान और इंजीनियरिंग है। यह बड़ी तस्वीर है। शैक्षिक तकनीकी का मतलब है कि हम पूरे घर को सबसे अच्छा और काम का कैसे बनाएं। इसमें सिर्फ ईंटें लगाना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि घर का डिज़ाइन कैसा हो। पढ़ाई यानी घर का डिज़ाइन कैसा हो से मतलब है पढ़ाई का पूरा सिस्टम कैसा हो, कौन सी अच्छी सामग्री का इस्तेमाल होगा। यानी इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि कौन सी किताबें, कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से तकनीकों का यूज करेंगे हम लोग। घर को कैसे मैनेज करेंगे ताकि सब ठीक से चले, यानी शिक्षा व्यवस्था को कैसे चलाएंगे। घर में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा आराम कैसे मिलेगा, यानी छात्रों को सबसे अच्छे से सीखने का माहौल कैसे मिले। उदाहरण के लिए ऑनलाइन स्कूल बनाना, स्मार्ट क्लासरूम का पूरा सिस्टम लगाना, बच्चों के लिए नए तरह के सीखने के ऐप बनाना या शिक्षा की नीतियाँ बनाना ताकि देश में सब बच्चे अच्छे से पढ़ सके। यह सब शैक्षिक तकनीकी का हिस्सा है। शिक्षण तकनीकी में क्या है? शिक्षण तकनीकी उस घर के एक कमरे को अच्छे से सजाना और इस्तेमाल करना है। यह ज़्यादा खास है। शिक्षण तकनीकी का मतलब है कि घर के अंदर, खासकर एक क्लासरूम में, टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा ताकि उन्हें सबसे अच्छे से समझ आए। यह इस बात पर ध्यान देता है कि टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, कौन सी विधि इस्तेमाल करेगा, कहानी सुनाकर पढ़ाएगा या ग्रुप डिस्कशन कराएगा। ठीक है। पढ़ाते समय किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा? ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, मॉडल, चार्ट इत्यादि। बच्चों से सवाल कैसे पूछेगा ताकि उन्हें सोचने पर मजबूर करे। कैसे पढ़ाए ताकि बच्चे ना सिर्फ याद करें बल्कि समझे भी। उदाहरण, टीचर का बच्चों को माइक्रो टीचिंग, छोटे छोटे हिस्सों में सिखाना, माइक्रो टीचिंग के जरिए सिखाना, क्लास में कोई प्रयोग करके दिखाना, बच्चों से रोल प्ले करवाना या कोई खास गेम खिलाकर उन्हें कॉन्सेप्ट समझाना। यह सब शिक्षण तकनीकी है। इसमें मुख्य अंतर क्या है? शैक्षिक तकनीकी एक बड़ी योजना है जो शिक्षा के पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करती है। वही शिक्षण तकनीकी उस बड़ी योजना का एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो सीधे इस बात पर ध्यान देता है कि टीचर क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाएगा ताकि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए अब यहाँ पे एक और वही क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी तथा शिक्षण तकनीकी में क्या अंतर है? शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकों को इंग्लिश में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं और शिक्षण तकनीकी को टीचिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। में अंतर समझना थोड़ा सूक्ष्म हो सकता है क्योंकि ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हैं। हालांकि इनके दायरे और फोकस में महत्वपूर्ण अंतर है। ये दोनों के बीच का अंतर हम लोग देखते हैं। पहला, शैक्षिक तकनीकी, इसका दायरा यह बहुत व्यापक अवधारणा है। शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने से है। इसमें सीखने सिखाने की पूरी व्यवस्था, पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन के तरीके, शिक्षा का प्रबंधन और सीखने के माहौल को अनुकूल बनाना, ये सब इसमें शामिल होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षा के इसका उद्देश्य शिक्षा के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि कौशल विकास, मूल्यों का निर्माण और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। दृष्टिकोण क्या है? यह एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाती है। इसका मतलब है कि यह शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को एक साथ देखती है और उन्हें एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करती है। इसमें हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और सॉफ्टवेयर जैसे सीखने के ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली विकसित करना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, शैक्षिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाना, शिक्षा नीतियों का मूल्यांकन करना आदि। अब देखिए शिक्षण तकनीकी क्या होता है? टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसका दायरा
यह शैक्षिक तकनीकी का ही हिस्सा होता है, लेकिन यह अधिक विशिष्ट है। इसका सीधा संबंध शिक्षण अधिगम से है, यानी टीचिंग लर्निंग से है। यानी शिक्षक कैसे पढ़ाता है और छात्र कैसे सीखते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है। यह उन विशिष्ट विधियों, तकनीकों और युक्तियों पर केंद्रित होती है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में या सीखने के माहौल में छात्रों को पढ़ाने के लिए करता है। इसका दृष्टिकोण यह शिक्षण व्यवहार और रणनीतियों पर केंद्रित होती है। इसका उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण को बेहतर बनाने, छात्रों को विषय वस्तु को समझाने और उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए करता है। इसमें शिक्षण के सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, अनुरूपित शिक्षण यानी सिम्युलेटेड टीचिंग, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, समूह चर्चा, शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट मॉडल का उपयोग करना आदि। सारांश में शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तकनीकी में अंतर। पहला, प्रवर्तक। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख प्रवर्तक क्रॉक सिडनी ईस्वी ई हैडन महोदय थे, जबकि शिक्षण तकनीकी के प्रमुख प्रवर्तक हर्बर्ट मॉरिसन ग्लेसर आदि थे। इसका दायरा। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ मनुष्य की सीखने की क्रिया एवं परिस्थितियों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान करना है, जबकि शिक्षण तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक क्रम में प्रभावशाली बनाने की नवीन प्रक्रिया है। तीसरा, शिक्षण आधार। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक होता है, जबकि शिक्षण तकनीकी का आधार दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी का विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र होता है। शिक्षण तकनीकी का सीमित तथा विशिष्ट क्षेत्र की ओर संकेत करती है। विषय वस्तु। व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा अनुदेशन के प्रारूप, जबकि शिक्षक का नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर एवं नियंत्रण होता है। इसका दायरा। शैक्षिक तकनीकी का दायरा व्यापक है तथा शिक्षा की पूरी प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि शिक्षण तकनीकी का दायरा विशिष्ट है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित है। लक्ष्य। शैक्षिक तकनीकी का लक्ष्य शिक्षा के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त ज्ञान, कौशल, मूल्य है, जबकि शिक्षण तकनीकी का लक्ष्य शिक्षण को प्रभावी बनाना और छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है। केंद्र बिंदु। शैक्षिक तकनीकी का केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली का नियोजन, विकास, प्रबंधन और मूल्यांकन है, जबकि शिक्षण तकनीकी का केंद्र बिंदु शिक्षक के पढ़ाने के तरीके, विधियों और शिक्षण कौशल है। उपयोग। शैक्षिक तकनीकी का उपयोग शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों में है, नीति निर्माण से लेकर कक्षा तक है। शिक्षण तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से कक्ष शिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण में है। प्रकृति। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान और तकनीकी के सिद्धांतों के शिक्षा पर अनुप्रयोग है, जबकि शिक्षण तकनीकी शिक्षण व्यवहार और रणनीतियों पर आधारित है। इस प्रकार हम संक्षेप में यह बोल सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे शिक्षा से संबंधित सभी तकनीकों और प्रणालियों को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षण तकनीकी उस छतरी के भीतर एक विशेष घटक है जो सीधे पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। यानी शैक्षिक तकनीकी के जो होता है इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित सभी तकनीकों और प्रणालियाँ शामिल हैं, जबकि शिक्षण तकनीकी जो है ये शैक्षिक तकनीकी के भीतर की एक घटक है जो सीधे पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है। शैक्षिक तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी के अंतर को लिखें। शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी और अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। शैक्षिक तकनीकी क्या होता है? यह एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें वह सब कुछ आ जाता है जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई बेहतर और असरदार बन सके। इसमें पढ़ाने के नए तरीके, सीखने के लिए नई चीज़ें बनाना, पढ़ाई को मैनेज करना और सीखने में आने वाली समस्याओं को हल करना है। ये सारे चीज़ इसमें शामिल है। इसका लक्ष्य होता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। देखिए अनुदेशन तकनीकी क्या है? अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह थोड़ा ज़्यादा खास है। ये खास तौर पर उन तरीकों और तकनीकों पर ध्यान देती है जिनका इस्तेमाल हम किसी खास चीज़ को सिखाने के लिए करते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे किसी विषय या कौशल में जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल कर सकें। ठीक है, देखिए इनमें जो मुख्य अंतर क्या है इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। शैक्षिक तकनीकी पूरे घर बनाने की एक योजना होती है। इसमें घर का डिजाइन, सामग्री, कारीगर, बजट और यह सब कुछ शामिल है जिससे एक अच्छा रहने लायक घर बन सके। यह एक बड़ा और व्यापक विचार है। उसी प्रकार अनुदेशन तकनीकी उस घर में लगने वाले एक खास कमरे जैसे रसोई घर को बनाने की प्रक्रिया है। इसमें रसोई घर के लिए कौन कौन से उपकरण लगेंगे, टाइल्स कैसा होगा, कैबिनेट कैसे लगेंगे, यानी उस खास रसोई घर को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुदेशन तकनीकी का काम यह उन तरीकों और तकनीकों को व्यवस्थित करती है जिनमें हम पहले से तय किए गए सीखने के लक्ष्यों को पा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें पढ़ाई की सामग्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि छात्र अपनी गति से सीख सके, भले ही शिक्षक सामने ना हो। इसका उद्देश्य क्या होता है अनुदेशन तकनीकी का? अनुदेशन तकनीकी का मुख्य लक्ष्य सिर्फ ज्ञान से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करना होता है, यानी छात्रों को जानकारी और समझ देना होता है। संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा को समग्र रूप से बेहतर बनाने का व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि अनुदेशन तकनीकी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष तरीकों और तकनीकों का उपयोग खासकर ज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित होता है। देखिए ये हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी और अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बीच के अंतर को लिखें। व्यवहार तकनीकी आपको कुछ खास करने या व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक ट्रेनर आपको सिखाता है कि कुछ खास तरीके से प्रदर्शन कैसे करें। उसी प्रकार अनुदेशन तकनीकी आपको किसी विषय को सीखने में मदद करती है। यह बताती है कि किसी जानकारी को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए ताकि आप उसे समझ सके और याद रख सके। जैसे एक टीचर आपको गणित का सवाल हल करना सिखाता है। व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी के बीच अंतर निम्नलिखित है। देखिए पहला है व्यवहार तकनीकी। इसे ऐसे समझें कि यह किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने या किसी खास तरीके से काम करने के लिए सिखाने का एक तरीका है। इससे हम सीखते हैं कि कैसे कुछ करने पर इनाम मिलता है और कुछ गलत करने पर क्या होता है। इसका मुख्य जोर इस बात पर होता है कि लोग क्या करते हैं। इसका शिक्षण सिद्धांत यानी पढ़ाने का तरीका गौण सेकेंडरी। इसमें पढ़ाने का तरीका उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना किसी के व्यवहार में बदलाव लाना। इसका आधार यानी बुनियाद मनोवैज्ञानिक आधार। यह इंसानों के मन और सीखने के तरीकों पर आधारित है। जैसे बच्चों को सिखाना कि अच्छा काम करने पर तारीफ मिलती है। स्तर किस स्तर पर सीखते हैं? स्मृति और बोध स्तर, याद रखने और समझने का स्तर। इसमें चीज़ों को याद रखने और उनके मूल को समझने पर जोर होता है। इसके जन्मदाता यानी शुरू करने वाले कौन थे? तो B.F. स्किनर, ओबर एमिडीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के तरीकों के बारे में बताया। उद्देश्य यानी लक्ष्य क्या है इसका? ज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक यानी भावनाएं, क्रियात्मक यानी शारीरिक कौशल। इसका लक्ष्य ज्ञान देना, भावनाओं को प्रभावित करना और शारीरिक काम जैसे साइकिल चलाना सिखाना होता है। अनुदेशन तकनीकी, देखिए इसका दूसरा पॉइंट जो था अनुदेशन तकनीकी, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह किसी भी विषय को सबसे अच्छे और प्रभावी तरीके से कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में है। यह इस बात पर ध्यान देता है कि जानकारी को कैसे व्यवस्थित करें ताकि छात्र आसानी से सीख सकें। इसका मुख्य जोर इस बात पर होता है कि लोग कैसे सीखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है शिक्षण सिद्धांत, पढ़ाने का तरीका यानी सहायक। यह पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान और बेहतर बनाने में मदद करता है। आधार बुनियाद मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक आधार यह सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विज्ञान पर आधारित है कि क्या तरीका सबसे प्रभावी है। स्तर किस स्तर पर सीखते हैं? स्मृति स्तर पर या याद रखने का स्तर। इसका मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि जानकारी को कैसे याद रखा जाए।
जन्मदाता यानी इसे शुरू करने वाले कौन थे? तो लैम्प्स डेन ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेसर, ये वो शिक्षाविद हैं जिन्होंने सीखने और सिखाने के बेहतर तरीकों पर काम किया। उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक पक्ष, सिर्फ ज्ञान वाला हिस्सा ही नहीं, लक्ष्य लोगों को ज्ञान और जानकारी देना होता है। भावनाओं या शारीरिक कौशल को सीधे तौर पर प्रभावित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है, हालांकि वे सीखने के साथ आ सकते हैं। देखिए, ये हमारा 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? पहला होता है ज्ञान प्राप्ति अवस्था, दूसरा होता है कौशल प्राप्ति अवस्था और तीसरा होता है स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार है। पहला क्या होता है? पहला जो शिक्षक है वो पाठ्य योजना निर्माण करेगा, यानी पहले टीचर क्या करेगा? पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। दूसरा कक्षा शिक्षण, पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लासरूम में आकर पढ़ाएगा और शिक्षण करवाने के 6 मिनट का समय रिजर्व होता है शिक्षण करवाने के लिए। तीसरा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का समय रहेगा। पुनः पाठ्य योजना, इसमें 12 मिनट का टाइम लगेगा और पुनः शिक्षण यानी 6 मिनट का टाइम लगेगा और पुनः प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक फिर से जो देना है वो 6 मिनट का रहेगा। ये टोटल जो टाइम रहता है ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में टोटल टाइम 36 मिनट का रहेगा। इसमें क्या होगा? पहले क्या करेगा? पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, फिर उसके बाद पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा और शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय वो रिजर्व रखता है। फिर उसके बाद क्या करेगा? वो उस पढ़ाने के बाद फीडबैक लेगा, फीडबैक लेने के लिए 6 मिनट का टाइम उसको मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? वो फिर से पाठ्य योजना बनाएगा और इसमें वो 12 मिनट लेगा, यानी पाठ्य योजना में कोई भी कमी रह गई होगी तो उसमें वो विचार करेगा और उसको फिर से देखेगा। फिर वो पुनः शिक्षण करेगा और फिर उसके बाद वो फिर से वह पुनः फीडबैक लेगा। तो ये टोटल जो प्रक्रिया होता है उसमें 36 मिनट का समय लगता है। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? इसकी क्या विशेषता है या फायदा है? सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसमें टीचिंग के जटिल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा तरीका है जिससे टीचर क्लास में पढ़ाने की अपनी स्किल्स को बेहतर बनाता है। इसे एलन नाम के एक व्यक्ति ने विकसित किया था। इसके फायदे निम्नलिखित हैं। क्या फ़ायदा है इसका? कम समय में अच्छी पढ़ाई हो सकेगी। इसमें कम समय में टीचर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना सीख जाते हैं। टीचर्स का स्किल बढ़ाना, यह टीचर्स को अलग अलग स्किल सिखाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, बोर्ड पर साफ और सही तरीके से लिखना। दूसरा पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट स्किल, बच्चों को सही जवाब देने या अच्छा काम करने पर बढ़ावा देना, जैसे कहना कि बहुत अच्छा। प्रश्न प्रवाह कौशल, सही तरीके से सवाल पूछना ताकि बच्चे समझ सके और जवाब दे सके। सूक्ष्म शिक्षण कैसे होता है, यानी ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो ये पूरी प्रक्रिया 36 मिनट की होती है। इस पहली प्रक्रिया क्या होती है? इसमें पाठ योजना बनाना। इसमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 6 मिनट का। सबसे पहले टीचर एक छोटी सी पाठ योजना बनाता है जिसमें वह यह तय करता है कि उसे आज क्या पढ़ाना है। दूसरा क्लास में पढ़ाना, इसमें टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 6 मिनट का लगेगा। इसमें टीचर क्लास में आकर उस पाठ को योजना के अनुसार पढ़ाता है और यह केवल 6 मिनट का होता है। तीसरा जो है फीडबैक लेना, फीडबैक का जो टाइम रहेगा वो भी 6 मिनट का रहेगा। पढ़ाने के बाद उन्हें दूसरों से, जैसे कि उनके सुपरवाइज़र या साथी टीचर से यह बताया जाता है कि उन्होंने कैसा पढ़ाया, क्या अच्छा था और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। फिर उसके बाद अगला क्या करना है? दोबारा पाठ योजना बनाना यानी रीप्लान करना। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? 12 मिनट का। यानी मिले हुए फीडबैक के आधार पर टीचर अपनी पाठ्य योजना को फिर से बेहतर बनाता है ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सके। और फिर उसके बाद क्या करना है? दोबारा पढ़ाना यानी रीटीच करना। ये कितने मिनट का होगा? ये 6 मिनट का होगा।
यानी सुधार के बाद टीचर उसी पाठ को फिर से पढ़ाते हैं किसी और समूह को या अपने ही क्लास में दोबारा अभ्यास के तौर पर। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में दोबारा फीडबैक लेते हैं, यानी रीफीडबैक करते हैं। तो इसमें टाइम कितना लगता है, 6 मिनट। दूसरी बार पढ़ाने के बाद उन्हें फिर से फीडबैक मिलता है, उन्होंने कितना सुधार किया है। यह पूरी प्रक्रिया 36 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जिससे टीचर को अपनी पढ़ाने की क्षमता को बार बार सुधारने का मौका मिलता है। यह एक साइकिल की तरह चलता है जिसे टीचर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संक्षेप में बताइए। सूक्ष्म शिक्षण करते समय ये सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आप सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, आप बेहतर टीचर बन सके। पहला, लक्ष्य साफ होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस छोटे से शिक्षण सत्र में क्या सिखाना चाहते हैं, किस स्किल पर काम कर रहे हैं। आपका पढ़ाने का मकसद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पहले अभ्यास करें। सीधे किसी बड़े अधिकारी या टीचर के सामने पढ़ाने से पहले थोड़ा अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर आप सीधे पढ़ाने लगेंगे और कोई अनुभवी व्यक्ति आपको देखेगा तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं और आत्मविश्वास खो दें, इसलिए पहले से तैयारी करके जाएं। चौथा, आलोचना नहीं, सलाह दें। जब आपके पढ़ाने के बाद चर्चा हो तो किसी की कमियां सिर्फ बताने की बजाय उन्हें सुधारने के लिए अच्छे सुझाव दें। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया हो उसकी तारीफ भी करें, इससे सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। एक बार में एक ही स्किल पर काम करें। एक ही समय में कई टीचिंग स्किल जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना, सवाल पूछना, बच्चों को शाबाशी देना को सुधारने की कोशिश ना करें। एक बार में सिर्फ एक स्किल पर ध्यान दें और उसी से जुड़े सुझाव दें ताकि आप उसे अच्छी से सीख सकें। छठा पॉइंट है, एक ही विषय के लोगों को शामिल करें। जब कोई वाद विवाद या चर्चा हो तो कोशिश करें कि उसमें एक ही विषय जैसे गणित या विज्ञान पढ़ाने वाले छात्र अध्यापक शामिल हो। साथ ही उन्हें ही एक दूसरे को पढ़ाना, देखने निरीक्षण करने का मौका भी दें। इससे वे एक दूसरे की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए 7वां पॉइंट है, पढ़ाने से पहले पूरी तैयारी करें। जब आप पढ़ाने जाएँ तो उससे पहले पाठ योजना कि क्या पढ़ाना है अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही यह भी तय कर लें कि आप पढ़ाने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें यानी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। यह तैयारी आपको आत्मविश्वास देगी। इन बातों का ध्यान रखने से सूक्ष्म शिक्षण का अनुभव और भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणीय शिक्षण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमुलेटेड टीचिंग। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप भावी शिक्षक हैं जो शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक तरह का यह एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें उन्हें असली क्लासरूम की जगह एक नकली या नियंत्रित माहौल में पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है। यह असल में पढ़ाने से पहले की रिहर्सल होती है। इसमें वे अपने ही साथी छात्रों के एक छोटे समूह को पढ़ाते हैं जो छात्र बनकर बैठते हैं और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पर फीडबैक दिया जाता है। अनुकरणीय शिक्षण की क्या विशेषता होती है? देखिए, अनुकरणीय शिक्षण की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, भावी शिक्षकों के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह तरीका शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह उन्हें अपने शिक्षण कौशल को शुरू से विकसित करने में मदद करता है। यह किसी अनुभवी शिक्षक का मॉडल पाठ देखने से ज़्यादा असरदार होता है। अभ्यास के लिए एक तरीका, इसे अभ्यास के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पढ़ाने से पहले कौशल को निखारा जा सके। अगला है रिहर्सल का मौका। छात्राध्यापकों को असली कक्षा में भेजने से पहले उन्हें पढ़ाने का अभ्यास करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें समान व्यवहार की जानकारी मिलती है और कौशल का विकास होता है। असरदार फीडबैक, इस तरीके से छात्राध्यापकों को उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत ही प्रभावी और उपयोगी फीडबैक दिया जाता है। इसका भाग 2 है, अनुकरण शिक्षण के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए। इस अभ्यास सत्र को सफल बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी पर्यवेक्षक की मौजूदगी, अभ्यास के समय एक शिक्षक या पर्यवेक्षक का मौजूद रहना जरूरी है। अगर छात्राध्यापक खुद ही निरीक्षक बने रहेंगे तो अभ्यास में गंभीरता नहीं आएगी। एक ही विषय के छात्र एक ही विषय के छात्र एक ही विषय के छात्राध्यापकों को एक साथ अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, सुधार पर ध्यान, शिक्षण के बाद जो भी बातचीत या चर्चा हो वह कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने वाली होनी चाहिए।
अच्छे व्यवहार की तारीफ करनी चाहिए और सुधार के लिए सुझाव भी देने चाहिए। कई भूमिकाएं निभाना, हर छात्राध्यापक को शिक्षक, निरीक्षक और छात्र तीनों भूमिकाओं में काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है छोटी पाठ योजना। छोटी पाठ योजना अभ्यास के लिए छात्राध्यापक को अपनी एक छोटी सी पाठ योजना तैयार करनी चाहिए और उस विषय पर उनकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। शिक्षण क्रम का पालन, छात्राध्यापक को शिक्षण व्यवहार के विकास के क्रम का पालन करना चाहिए, तभी उन्हें अभ्यास में मज़ा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संप्रेषण के अधिगम। क्या बोले? संप्रेषण के अधिगम। संप्रेषण मतलब क्या होता है? संचार, और अधिगम मतलब सीखना। तो संप्रेषण के अधिगम के उद्देश्यों को लिखें। संप्रेषण के अधिगम यानी संचार सीखने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कहना, दूसरों को ध्यान से सुनना, अपनी बातचीत में आने वाली रुकावटों को पहचानना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर संवाद करना है। इसका उद्देश्य हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो हर स्थिति में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद कर सके। संप्रेषण के अधिगम उद्देश्य, कम्युनिकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यह सूची बताती है कि संचार यानी कम्युनिकेशन सीखते समय हमें क्या क्या हासिल करना चाहिए। इसे हम 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला, संचार की मूल बातें समझना। संप्रेषण के विविध स्वरूपों को सीखना। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग तरह के संचार को समझना चाहिए, जैसे बोलकर, लिखकर, हाव भाव से या डिजिटल माध्यम से। प्रभावशाली संप्रेषण की प्रक्रिया को बोधगम्य करना तथा प्रभावशाली उत्पादन को जानना। यह सीखना कि प्रभावी संचार कैसे काम करता है। इसमें सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले तक सही संदेश पहुंचाना और उसका असर जानना भी शामिल है। संप्रेषण की समस्याओं को समझने का बोध कराना। यह जानना कि संचार में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, जैसे शोर, गलतफहमी या भाषा की समस्याएं। दूसरा पॉइंट है खुद को बेहतर बनाना। अपने क्षेत्र में प्रभावशाली संप्रेषण कौशलों को विकसित करना, अपनी नौकरी या पढ़ाई के हिसाब से बातचीत करने का तरीका सुधारना, प्रबंधन की प्रक्रिया में सुनने के कौशलों को विकसित करना। सिर्फ बोलना ही नहीं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना भी सीखना भी, खासकर जब आप किसी टीम को मैनेज कर रहे हो। वार्तालाप के वातावरण को नियंत्रित करना, बातचीत के माहौल को अपने हिसाब से बनाना ताकि वह सकारात्मक और उपयोगी हो। उपयोगी लेखन के कौशल का विकास करना। अपनी बात को लिखकर प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखना, जैसे ईमेल, रिपोर्ट या नोट्स लिखना। प्रश्नोत्तर कौशल को विकसित करना तथा उपयोग करना। सही सवाल पूछना और उनके सही जवाब देना सीखना। तीसरा पॉइंट है दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बनाना। अपने साथियों में प्रभावी संप्रेषण करना, अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के साथ अच्छे से बातचीत करना। असामान्य व्यक्तियों में संप्रेषण की क्षमता विकसित करना। ऐसे लोगों के साथ भी संवाद करना सीखना जिनके साथ बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे कोई बहुत शर्मीला व्यक्ति या कोई नाराज व्यक्ति। समुचित पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देने की क्षमताओं का विकास करना। किसी को उसकी बात या काम के बारे में सही और मददगार राय देना सीखना। समूह को संबोधित करने के कौशल का विकास करना। किसी बड़े ग्रुप या टीम के सामने आत्मविश्वास से बोलना सीखना। सफलतापूर्वक सभाओं का नेतृत्व तथा संबोधन के कौशलों का विकास करना। मीटिंग को अच्छे से चलाना और उसमें सबको संबोधित करना। ठीक है। अगला पॉइंट है चौथा, डिजिटल और तकनीकी संचार सीखना। इंटरनेट तथा वेबसाइट का उपयोग करने का प्रशिक्षण देना। इंटरनेट और वेबसाइट का इस्तेमाल करके जानकारी ढूंढना और संवाद करना सीखना। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की प्रक्रिया का बोध कराना। ईमेल, मैसेजिंग ऐप, वीडियो कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से संचार करना और समझना। पांचवा पॉइंट है अपनी सोच और भावना को समझना। प्रतिबद्धता के लिए भावना को विकसित करना, बातचीत में ईमानदारी और लगन दिखाना सिखाना। श्रोताओं को अभिप्रेरित करने की प्रविधियों को प्रयुक्त करना। अपनी बात से दूसरों को प्रेरित करना सीखना। संप्रेषण के सुधार तथा विकास हेतु नियोजन की योग्यता को विकसित करना। यह सोचना कि मैं अपनी बातचीत को कैसे और बेहतर बना सकूं, इसके लिए योजना बनाना। संप्रेषण संबंधित मौलिक समस्याओं के अध्ययन हेतु
शोध अध्ययन की क्षमताओं का विकास करना, संचार के क्षेत्र में आ रही नई समस्याओं को समझना और उन पर रिसर्च करना सीखना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो 21 क्वेश्चन नंबर था पूरा हो गया। अब 22 देखिए, ये क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य क्या हैं? देखिए यूनेस्को द्वारा नई दिल्ली में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 1980 ईस्वी तक शैक्षिक प्रसारण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने सक्रिय भाग लिया। इस कार्यशाला में टीवी के विभिन्न रूपों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके आधार पर निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। क्या है? पहला है अनुदेशन का एक सहायक माध्यम बनाना, अनुदेशन का एक सहायक माध्यम बनाना। दूसरा, औपचारिक शिक्षा की कमियों को दूर करके नवीनतम ज्ञान से परिपूरित करने वाला माध्यम बनना। तीसरा, शिक्षकों, अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण में सहायता एवं प्रेरणा प्रदान करना। चौथा है लोगों को राष्ट्रीय विकास के बारे में जानकारी देकर उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करना। पांचवा, स्कूलों के बाहर के युवकों एवं प्रौढ़ों के लिए, प्रौढ़ मतलब जो एजेड होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के विषय के रूप में विकसित करना, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम बनाना। व्यावसायिक, कृषि एवं औद्योगिकी और पैरामेडिकल चिकित्सा एवं औषधीय कौशलों की शिक्षा देने वाला सशक्त माध्यम बनना। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन के उपयोगों को लिखें। देखिए शैक्षिक दूरदर्शन का मतलब होता है कि टीवी का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए करना। शैक्षिक दूरदर्शन के उपयोग या उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, टीचर का मददगार बनना। टीवी क्लासरूम में टीचर की मदद करें। जैसे अगर टीचर किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो टीवी पर उससे जुड़ा कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट्री दिखाकर उसे अच्छे से समझाया जा सकता है। यह एक तरह से अतिरिक्त टीचर का काम करता है। दूसरा है किताब से आगे की पढ़ाई करना। हमारी स्कूल की पढ़ाई औपचारिक शिक्षा कई बार पुरानी हो जाती है। टीवी के माध्यम से छात्रों को दुनिया भर की नई नई जानकारी और लेटेस्ट ज्ञान दिया जा सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी और अपडेटेड हो। तीसरा, टीचरों को ट्रेनिंग देना। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि खुद टीचरों को भी सिखाना। टीवी के जरिए नए पढ़ाने के तरीके, नए विषय और शिक्षा से जुड़ी नई जानकारी टीचरों तक पहुंचाई जा सकती है ताकि वे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। चौथा, देश के विकास में सबको जोड़ना। टीवी के माध्यम से लोगों को यह बताना कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या क्या विकास हो रहा है, जैसे नई सड़कें, बिजली या सरकारी योजनाओं के बारे में बताना। इससे क्या होता है, इससे लोग जागरूक होते हैं और उन्हें लगता है कि वे भी देश के विकास में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए अगला क्या है इसका उपयोग, स्कूल ना जाने वाले को पढ़ाना। जो बच्चे या बड़े लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए टीवी एक स्कूल का काम करता है। यह उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाता है जो उनकी ज़िंदगी में काम आए, जैसे पढ़ना लिखना या कोई छोटा मोटा काम करना। यह अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा जरिया बनता है। छठा, खेती और नौकरी के लिए कौशल सिखाना। टीवी पर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाए जिनसे लोग कामकाज सीख सके, जैसे किसानों को खेती के लिए नए तरीके सिखाना। जैसे डीडी किसान एक चैनल है, उस पे जो है किसानों के बारे में जानकारी और किसानों के लिए जानकारी दी जाती है। उसके बाद है फैक्ट्री में काम करने वालों को नई मशीनें चलाना सिखाना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों को बेसिक मेडिकल यानी पैरामेडिकल स्किल्स सिखाना। उसके बाद है छोटे मोटे कामों जैसे सिलाई, कढ़ाई, रिपेयरिंग को सिखाना। इस शैक्षिक दूरदर्शन का लक्ष्य टीवी को सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम बनाना है जो हर किसी को, चाहे वो छात्र हो, टीचर हो, किसान हो या आम नागरिक हो, पढ़ाई लिखाई, जानकारी और ज़रूरी कौशल सिखा सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब जो है अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है, 24 नंबर। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही होगी तो आप उसे फास्ट करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।